मेरा नाम अहमद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारे घर में मेरी अम्मी, अब्बू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन दुकान पर रहते हैं। रात को कभी 1 बजे, कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं। अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी के फाइनल इम्तिहान दिए थे और पास हुआ था। अब्बू और भाई ने कई बार कहा कि दुकान पर आया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता, नहीं तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। जब अब्बू और भाई दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल अच्छा हो जाता। सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। एक दिन मैं लेट कर उठा था। मैं कमरे से बाहर आया तो घर का माहौल पुरसूं था। बहन और भाभी टीवी देख रही थीं, अम्मी बावर्ची खाने में थीं। कभी अम्मी, कभी भाभी मुझे नाश्ता देती। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? दोस्तों में बैठकर फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार के मोड़ पर कोई लड़की नहीं मिली कि उसे प्रपोज करूं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के पास गया तो कोई घर पर नहीं मिला। सब दोस्त किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी और भाभी बाहर सहन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थीं। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, अहमद, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलो, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूंगी। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। ऊपर कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, अहमद, बाल्टी से कपड़े निकालकर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूंगी। मैंने बाल्टी से कपड़े निकालकर भाभी को देने शुरू किए। भाभी मेरे सामने खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली बार था कि मैं घर का कोई काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में लड़कियों के स्याह रंग के कपड़े आ गए। मैं उन्हें देख ही रहा था कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से वो कपड़े लेते हुए बोली, बेशर्म, क्या देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और कहा, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले तो भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, अहमद, तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मी से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी लेकर नीचे चला गया। अम्मी कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, अहमद, और कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मी ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, अहमद, मैंने अभी कहा था ना। मैंने कहा, जी अम्मी। तो उन्होंने कहा, ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुंह करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी उसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उसे मेरे आने का पता ही न चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के साथ बाहर की तरफ देखने लगा। भाभी बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, भाभी, आप जो देख रही थी वही देख रहा था। हमने देखा तो नीचे ग्राउंड में एक घोड़ा खड़ा था और भाभी घोड़े को देख रही थी। मैं भी ये मंजर देखने लगा तो भाभी को एहसास हुआ कि मैं आ गया हूँ। पीछे मुड़ते ही मुझे देखकर बोली, और क्या कर रहे हो? मैंने कहा, माजरत भाभी, मैं भी वही देख रहा था जो आप देख रही थी। भाभी बोली, लेकिन ऐसी हरकत आइंदा कभी न करना, वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी माजरत, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकालकर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने सोचा, अच्छा हुआ, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी ने जो अपने कपड़े डाले हैं उन्हें देखा जाए। मैं ऊपर अकेले था, भाभी नीचे चली गई थी। मैंने कपड़ों को उलट पलट कर देखना शुरू किया कि अचानक भाभी ऊपर आ गई और मुझे कपड़े देखते हुए पकड़ लिया। अहमद, ये क्या कर रहे हो? मैं घबराकर नीचे भाग गया। आज का दिन ही अजीब था। कुछ वक्त नहीं गुजरा था कि भाई की कॉल आई। कहाँ हो? मैंने कहा, भाई, मैं बाहर हूँ। भाई ने कहा, दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर पहुंचा तो भाई ने बताया, तुम्हारी भाभी के अब्बा की तबीयत खराब है, तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाई ने मुझे पैसे दिए, 2 सीटें कल की बुक करवा लो, भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने मजीद पैसे दिए, एसी वाली गाड़ी में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने बुकिंग करवाई और भाई को कॉल कर दी। भाई ने कहा, घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वो तैयारी कर ले। घर पहुंचा तो अम्मी और भाभी बाजार गई हुई थी। छोटी बहन हसीना ने बताया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मैंने तेल से अपने जिस्म की मालिश शुरू की। मैं इसमें इतना मगन हुआ कि मुझे पता ही ना चला कि कब भाभी कमरे में दाखिल हो गई। अहमद, मैं चौंक कर उठ बैठा। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। आप कब आई? भाभी बोली, मैं ये पूछने आई थी कि गाड़ी की बुकिंग हो गई। मैंने कहा, जी भाभी, कल की हो गई। भाभी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे? मैं शर्मिंदा होकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद हसीना ने बताया कि अम्मी ने बुलाया है। अम्मी ने कहा, अहमद, तुम भी कल के लिए तैयारी कर लो। हसीना ने मुझसे कहा, मेरा मोबाइल ठीक करवा दो। मैंने अब्बू से पैसे लेकर हसीना के लिए नया मोबाइल खरीदा। घर वापस आया तो सबने मोबाइल देखा। भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अहमद, मेरा बैग बंद कर दो। मैंने बैग बंद कर दिया। रात को भाई और अब्बू आ गए, सबने मिलकर खाना खाया। अब्बू ने पूछा, तुम वापस कब आओगे? मैंने कहा, एक दिन रख कर आ जाऊंगा। रात को जब सब सो गए तो मुझे प्यास लगी। मैं बावर्ची खाने में पानी पीने गया तो ऊपर से भाभी की आवाज़ आई।
मैं चुपके से ऊपर गया तो भाभी फ़ोन पर किसी से प्यार भरी बातें कर रही थी। मैंने सुना तो हैरान रह गया। भाभी किसी और से बात कर रही हैं, मैंने सोचा। अचानक भाभी ने फ़ोन बंद किया और नीचे आने लगी। मैं जल्दी से नीचे आ गया। भाभी ने मुझे देखा तो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पानी पीने आया था। भाभी बोली, मैं ऊपर कपड़े देखने गई थी, लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही थी। सुबह हुई तो हम स्टेशन पहुंचे। भाई ने हमें ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन चलने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, अहमद, तुम रात को क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाभी, ये तो मुझसे पूछना चाहिए कि आप फ़ोन पर किससे बात कर रही थी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हें यही बताने आई थी, लेकिन तुम तो किसी और काम में मशगूल थे। मैं हैरान हो गया। भाभी ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और कहा, अहमद, तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, भाभी, ये सब क्या है? भाभी ने करीब आकर कहा, तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं देते। तुम ही हो जो मेरी बात सुनते हो। मैंने कहा, लेकिन भाभी, ये सब ठीक नहीं। भाभी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपना हाथ खींच लिया। भाभी, ये गलत है। ट्रेन साहिवाल पहुंच गई। मैंने भाभी को उसके घर छोड़ दिया और वापस कराची आ गया। कुछ दिन बाद भाभी वापस आ गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अहमद, तुम्हें याद है वो दिन? मैंने कहा, भाभी, बुरा काम है, ये सब बंद करें। भाभी करीब आ गई। तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। कुछ अरसे बाद भाभी ने अपने रवैये बदल दिए। शायद उसे एहसास हो गया कि ये सब गलत था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, लेकिन हमें सही और गलत का फ़र्क ज़रूर समझना चाहिए। मैंने कहा, सर, क्या काम है? तो उन्होंने कहा, अब यहाँ आओ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर झाड़ू मेरे हाथ से लेकर रख दी और मुझे अपने बिस्तरे पर ले गए। बोले, यहाँ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार दिया। मैंने कहा, सर, ऐसा ना करें, मैडम घर पर हैं, वो देख लेंगी तो बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन रेहान साहब बोले, वो सो रही हैं, मैंने उन्हें दवा दी है, वो देर से उठेंगी। हकीकत में मैं डर रही थी। रेहान साहब लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। ये सोचकर मैं वाकई खौफजदा थी, और मैं सिर्फ 18 साल की थी, जबकि रेहान 30 साल के थे। इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। खैर, रेहान ने मेरी एक ना सनी और मेरे कपड़े उतार दिए और आपने भी उतार लिए। फिर वो मेरे ऊपर आ गए और जैसे ही उन्होंने दबाव डाला, मैं जोर से चलाने लगी। रेहान ने मेरा मना दबा लिया और अपना काम जारी रखा। मैं चलाती रही, लेकिन उन्होंने एक न सनी और अपना काम किए बगैर नहीं रखे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रेहान मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और मुझे बाथरूम ले गए। मैं बाथरूम से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस आई। मुझे होश नहीं था। मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब रेहान ने देखा कि मेरी हालत वाकई नासाज है तो वो फ़ौरन मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, फरजान पहले ही मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चल भी नहीं पा रही। मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया था, ये दवाइयाँ हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गए थे। ओमी और फर्जी मुझे कमरे में ले गए और कहा कि आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद ओमी चाय लेकर आई और कहा कि चाय पी लो। मैं उठकर चाय पी गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रेहान ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जो डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ बड़ा करेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। इन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। खैर, मैंने चाय पी और सो गई। फिर रात को 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा गया। मैं उठकर बैठ गई और खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गई, दवाइयाँ खाएं और फिर सो गई। सुबह आंख खुली तो दर्द और बढ़ गया था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाइयाँ लें। उम्मी ने कहा, आज तुम काम पर न जाओ, फ़राज़ीन को भेजती हूँ। फ़राज़ीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। फ़राज़ीन ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रेहान के घर
काम करने चल दी। जब फराजीन रेहान के घर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फौरन फराजीन को पहचान लिया। उसे देखकर बोला, फराजीन तुम यहाँ? फराजीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मुहर्रब की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है, इसलिए मैं आज उसकी जगह काम करने आ गई हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फराजीन अंदर गई और काम करने लगी। रेहान उसे बार बार देख रहा था क्योंकि फराजीन मुझसे बड़ी और ज़्यादा वो सेहतमंद थी, उसके बाजू मजबूत थे। ये देखकर रेहान के दिल में बहुत सारे ख्यालात आए और वो उसे गौर से देखने लगा। फराजीन ने पूछा, क्या हुआ रेहान भाई, आप तो मुसलसल मुझे देख रहे हैं। रेहान मुस्कुराया और बोला, फरजीन तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर रेहान आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया और फरजीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। शायद उसके दिल में भी कुछ था। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रेहान ने कहा, तुम मराब की जगह हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। फरजीन बोली, रेहान मैं तो दूसरे घरानों में काम करती हूँ, मराब की तो सिर्फ आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आ गई हूँ, मैं रोज़ नहीं आ सकती। रेहान ने कहा, फरजीन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रेहान वही खेल फरजीन के साथ दहर रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था और वही बातें कर रहा था। फरजीन को क्या पता था कि ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है। न मैं बता सकती थी न रेहान ही बताता। अब फरजीन के दिल में भी रेहान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, रेहान तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। रेहान ने कहा, मैं सबको मना लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ और कल से हमारे यहाँ काम करने आना। फरजीन बोली, देखती हूँ, अगर कल मुराब की तबीयत ठीक न हुई तो मैं फिर से आ जाऊंगी। रेहान ने फरजीन के गाल पर हल्का सा थपकी दी और कहा, यार तुम बहुत अच्छी लगती हो। कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई अशरफ जो इस वक्त खुद को सुकून दे रहा था, एक हाथ में मोबाइल पकड़े था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बेबस है। जैसे ही मैं कमरे में गई, दोस्तों अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपने भाई को ये सब करते हुए देख लिया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, महक तुम कब आई? यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कर रहे हो, मैं अभी अम्मी अबू को बता दूंगी। उसने कहा, मैं क्या करूं? किसी को मत बताना। घर पर कोई भी नहीं था, मैं अभी कॉलेज से आई थी। मैं क्यों कह रही थी? मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान थी। वो बहुत खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां जो अपने बॉय फ्रेंड्स के बारे में मुझे बता देती थीं, लेकिन मेरा भी कोई बॉय फ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थी कि हम कैसे अपने साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सरफ तुम ही ये सब क्यों कर रही थी? अम्मी अबू जो किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अशरफ ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसी बात कर रही हो? मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती सब कुछ करते हुए? अशरफ ने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं, मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं? मैं अभी जवान हूं, इसलिए अगर मैं खुद को सुकून न दूं तो क्या करूं? मैंने कहा कि मैं हूं तो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। महक नहीं जाने वाली थी, मैं अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती, वरना मैं अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। वो मेरे साथ ये सब इसलिए करता था क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था, लेकिन मैं उसे अब इतना मजबूर कर रही थी कि अगर वो मेरा साथ ना दे तो मैं वाकई अम्मी अबू को बता दूंगी, क्योंकि अबू बहुत गुस्सा करने वाले थे। और अशरफ को भी अब पता चल गया था कि अगर वाकई महक ने कुछ बता दिया तो वह वाकई उसे घर से निकाल देगा। इसलिए अब उसके पास मेरी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा कि महक ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, ये हमारी पहली और आखिरी बार होगी। उसके बाद हम कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम क्यों परेशान हो, जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। और फिर क्या हुआ, हम दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं भी जो उनकी खूबसूरती में ऐसा कोई ख्याल नहीं खेल रहा था, लेकिन अशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं चुका था या कोई फिल्म देखकर ये सब कुछ सीखा था।
मुझे उसके साथ खेलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन सही तरीके से खेल नहीं पा रहा था। मैंने कहा चलें रखें, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद में कमरे से बाहर गई और वहाँ से वो चीज़ ले आई जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती थी। ये बहुत प्यारी थी और अक्सर खेलने में मदद देती थी। जब मैंने उसे ये दिया तो उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा इसे देख लो, अब भी तुमसे काम न बने तो फिर क्या करोगे? मुझे अब इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देख कर भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा जो भी है अब जल्दी करो, अम्मी अबू आ गए तो हमारा सारा काम अधूरा रह जाएगा और आज जब तक तुम मेरा खेल मुकम्मल नहीं करोगे इस वक्त तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है। इसके बाद अशरफ ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना लिया क्योंकि वो भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पा रहा था। अब उसने थोड़ा सा अपने अंदाज में खेलना शुरू किया और उसे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। पता चल चुका था कि खेल कैसे खेला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हो गया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा कि ये इशरफ बंद करो। उसने कहा कि नहीं, अब रखने का वक्त नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की। मुझे उस खेल में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं खेला था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ देर बाद में भी काफ़ी आदी हो चुकी थी। इस काम में तजर्बा हासिल कर लिया था। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस काम में इतना दर्द और तकलीफ होगी। मैंने अशरफ से कहा कि तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आया। अशरफ ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम भी तो ज़द पर उड़ गई थी। अब जो भी है इस काम में इतना तो चलता है। अब जब साथ खेलना था तो पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है मैं अब ऐसा नहीं छोड़ सकती। कुछ देर बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मैं भी काफ़ी तजर्बा हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक बार फिर खेल की तैयारी करनी थी। पहला खेल तो मैं शायद समझ ही नहीं पाई क्योंकि इसमें मुझे वो तकलीफ़ें महसूस हो रही थीं। मैंने उससे कहा कि मुझे तो अब उस काम मुझे सुकून और आराम मिलता है। मैं तो समझता था कि वह अब उस खेल को ज़्यादा देर तक जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा शर्म करो, जो होना था हो गया। मम्मी और पापा आने वाले हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो हमें जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मज़ीद कुछ हो। मैंने कहा ठीक है। हमारा कमरा अलग था। मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोता था क्योंकि हम देर तक पढ़ते थे। हमारे कमरे की बिजली अक्सर चली जाती थी। मैं अब वहाँ आकर सो जाता था। उम्मी और अबू के कमरे थे। हम अपनी पढ़ाई में हम मसरूफ़ थे। अम्मी और अबू को तो अब पता ही नहीं था कि हम दोनों ने आज क्या क्या। रात होने वाली थी। खाना खाकर अम्मी और अबू अपने कमरे में चले गए। अब वो अक्सर जब रात होती तो वो भी खेलते थे, जिसकी वजह से कभी कभार उनके कमरे से कुछ आवाज़ें आती थीं। ये सुनकर मुझे समझ आ जाता था कि आज हमने और अब वो अपना खेल मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता था कि रात के कुछ वक्त बाद जब मैं पानी पीने निकली तो मैंने अम्मी और अबू के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आज भी अपना काम कर रहे थे। अब इनके काम की आवाज़ सुनने के बाद मैं खुद पर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं वापस कमरे में आई। अशरफ उस वक्त सो रहा था। मुझे लगा कि शायद अब मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैंने अशरफ को जगाया और कहा, तुम्हें पता है अम्मी और अबू अभी क्या कर रहे हैं? उसने कहा, क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या मसला है? आराम से सो जाओ, अभी तो कोई बात करने वाली नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि बुरा